हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मुश्किल टाइम गुजर गया। 1 और 2 चैप्टर जो है ना वो करते हुए भी दुख हो रहा होता है, पढ़ते हुए भी दुख हो रहा होता है। इतनी मेहनत इतने जोशो खरोश के साथ करें और एंड पे नंबर उठा के वो चैप्टर 5 और 6 में से सवाल पूछ लेते हैं, और चैप्टर 1 में इतनी सारी बातें छोड़ के गिनती की 2-3 चीजों में से सवाल पूछ रहे होते हैं। फिर चैप्टर 2 में चीजें रिपीटिंग है, चीजें बार बार आ रही हैं, तो कल हमने थोड़ा सा उसको समराइज भी कर लिया था, लेकिन चैप्टर 2 करते वक्त को मजा नहीं आया। मतलब चैप्टर 2 के साथ वही हुआ जो क्रैश कोर्स के साथ होता है, क्रैश हो गए हम। डाटा बहुत सारा था, वक्त कम था, लड़ते गए, तो अब वो मुश्किल टाइम गुजर गया है। टारगेट आज दिखने में ज्यादा है, 2 चैप्टर है, लेकिन 9 चैप्टर 2 सफे का बेचारा, और जो 5 है, 5 की तकरीबन सारी अंडरस्टैंडिंग आपको पहले से ही है। हल्की फुल्की सी कोई 1-2 नई बातें हम करेंगे, बाकी सारी बातें यहाँ कवर हुई भी होंगी। तो आज से ऑनवर्ड जो है वो 2 चेंजेस आएंगी। एक तो घर जाके डूएबल हो जाएगा, वरना पिछले दिन घर जाके जब आपने देखी 8-10 सफे तो आपने कहा कि रहने ही देते हैं फिर, लेकिन वो मुश्किल टाइम गुजर गया। अब हर दिन जो पढ़ेंगे आप घर जाके देखेंगे तो वो 3-4 सफे होंगे, 4-5 सफे होंगे, को बहुत ज्यादा हैवी लोड उस तरह से नहीं हो रहा होगा और कवर कर सकेंगे। दूसरा, हमारी स्लाइडों में भी थोड़े से रंग ऐड हो जाएंगे। कल तक हम पुराने जमाने के ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें जो है ना काली सी स्क्रीन, उस पर सफेद सफेद करके लिखा हुआ चल रहे होते थे। अब आगे तस्वीरें होंगी, रंग होंगे, जरा थोड़ा सा अच्छा सा फील होगा। चैप्टर 5 में सबसे कम तस्वीरें हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि अब थोड़ा सा ना जरा वो रौनक सी नजर आ रही होगी, बहुत ही खुश सी बातें नहीं चल रही होंगी। तो क्या अभी तक आप लोग साथ चल रहे हैं? ठीक है, तो अगर अभी तक साथ चल रहे हैं तो आगे तो आसान है। आगे तो पूरे दिन में एक चैप्टर नंबर 6 घर जाके देखेंगे तो वो थोड़ी सी चीज है। चैप्टर 7 तो अब आगे हमारे टारगेट्स काफी रिलैक्स हैं। आज के टारगेट को थोड़ा सा लेके चलते हैं। शेयर कैपिटल चैप्टर 5, वो जो हमने पहले दिन डब्बे में पैसे डाले थे, वो जो 20 लाख डाले थे, अच्छा उससे ऊपर जो आता रहा वो शेयर कैपिटल नहीं होता, वो रिजर्व्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। तो शेयर कैपिटल नॉर्मली वो इनिशियल पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ और जरूरत पड़ने पे आगे जब आप चीजों को और ऐड करते रहे, उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। अब शेयर कैपिटल हमने कहा कि कंपनी का एक बिजनेस है जो डब्बा कर रहा है, और एक वो बिजनेस है वो जो ABCDE कर रहे थे, उन्होंने शेयर्स खरीदे हुए थे, जिंदगी में कभी कंपनी की शक्ल ना देखी हो, और वो शेयर एज इट इज बेच दे, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो आज हम उस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने लगे हैं कि वो जो इन्वेस्टर्स हैं, वो जो पैसे कंपनी को देते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं और उसके अंदर क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो जितने भी लोग कंपनी के शेयर कैपिटल में हिस्सा डालते हैं और अपने पैसे देते हैं, तो उस पैसे के बदले उनको शेयर्स मिलते हैं। तो शेयर्स वो संभाल के रखते हैं। अगर एक बंदे के पास 50,000 शेयर्स हो तो उसको तो शायद 4 कनाल का घर चाहिए होगा वो रखने के लिए। 50,000 शेयर्स तो कितनी ज्यादा जगह घेरेंगे ना, इतने सारे शेयर्स। तो ऐसा तो नहीं होता होगा मेरे ख्याल में। फिर क्या होता है? एक कागज होता है, वो कागज बता रहा होता है कि आपके पास 50,000 शेयर्स है। और ये तो फिजिकल दौर की बात है। ऑनलाइन दौर के अंदर तो सिर्फ कंप्यूटर में एक एंट्री डली हुई होती है, आप लॉगिन पासवर्ड पे डाल के देखते हैं तो वहां पे लिखा आ रहा होता है हाँ जी आपके पास 50,000 शेयर्स हैं। तो शेयर सर्टिफिकेट के बारे में हल्का सा हमारी किताब ने बताया, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल शक्ल नहीं दिखाई। तो मैं एक प्रैक्टिकल आपको शेयर सर्टिफिकेट दिखाऊं। कंपनी का नाम लिखा हुआ, ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखा हुआ कि कितना ऑथराइज कैपिटल है, वो कितने शेयर्स में डिवाइड हुआ है। हर शेयर सर्टिफिकेट का अपना एक सीरियल नंबर, और वो सीरियल नंबर पे लिखा हुआ है कि हाँ भाई ये 500 शेयर्स हैं इस वाली कंपनी के, 10 रुपए ईच। कंपनी के चंद बड़ों ने साइन किए हुए। पुराने जमाने में इस पे मोहर भी लगती थी, अब वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। फिर फोलियो नंबर उस कस्टमर का जिसके वो शेयर है, उसका रेफरेंस नंबर क्या है, कौन से वाले शेयर से लेके कौन से वाले शेयर तक की सीरीज उसके पास है। हर शेयर का अपना एक सीरियल नंबर है। एक तो सर्टिफिकेट का नंबर है ना, हर शेयर का अपना एक सीरियल नंबर है। तो यहां से लेके यहां तक के जो 500 शेयर्स हैं, ये एक भाई साहब के पास है। भाई साहब का नाम क्या है? सैयद हसन आब्दी। बड़ा सुना सुना सा लग रहा है, ठीक। हाउस नंबर 24, और ये एक पिंड में रहते हैं, थे पिंड, गुलबर्ग 3 लाहौर। लाहौर ज्यादातर पिंडों से मिलके बना है, तो गुलबर्ग 3 का एक बहुत बड़ा एरिया, उसका असली जो क्या कहते हैं, जो कानूनी अल्फाज में जो नाम है वो थे पिंड है। जैसे अभी मैं आजकल वो उसमें सत्तू कतला में रहता हूँ, जौहर टाउन और से मुलाइका कुछ इलाकों का असली नाम जो है
वो ये पुराने जमाने में एक बड़ा सा गांव होता था, वहां 7 कत्ल हुए थे, बड़ा मशहूर वाकया था, तो वो सत्तू कतला था। तो लाहौर बहुत सारे गांवों से मिलके बना है। डीएचए सारा का सारा मुख्तलिफ पिंडों की जगह ले लेके उसको वो किया हुआ है। तो बहरहाल तो ये थे पिंड। चकल गुलबर्ग 3 जो है ना, वो मतलब गुलबर्ग 3 बाद में बताया, पहले जो है ना पिंड के अंदर। तो 500 शेयर, इसका मतलब मैं तो बड़ा इन्वेस्टर तबियत इंसान हूँ, मैं पता नहीं कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट। ये फाइनल की क्लासेस पढ़ा रहे होते थे, तो उसमें ये होता था कि मैं चाहता था कि मैं एक प्रैक्टिकल, एक तो है ना किताबी नॉलेज, एक ये है कि मैं एक यूजर बन के देखूं कि शेयर होल्डर के साथ क्या होता है, उसे कब नोटिस आते हैं, फिर उस तरह से मीटिंग में जाऊं, फिर मीटिंग की कार्रवाई को एक यूजर बन के देखूं, ना कि किताबी और उस तरह से उसमें। तो फिर ये शेयर खरीदे। जिस दिन ये शेयर खरीदे उसके बाद ये कंपनी डूब गई। अगले 4-5 साल तक हर दफा वो एनुअल रिपोर्ट भेजते थे, तो मैं बड़ा खुश होता था कि हाँ भी शेयर सर्टिफिकेट के मैं मेंबर हूँ, मुझे वो सालाना बता रहे हैं कि हमारा क्या हुआ। देखता था बड़ी जबरदस्त सी फैक्ट्री है, रोशनियां जबरदस्त, उसे खोल के देखता था 400 मिलियन का लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फौरन से बंद करके कहता था यार ये लाइटें बंद कर दो खुदा के लिए, थोड़ा सा लॉस ही कम हो जाए। मेरी खतीर रकम लगी हुई है, 10 रुपए के हिसाब से 500 शेयर्स। तो खैर बहरहाल जब तक देखता रहा तब तक कंपनी घाटे में रही। फिर एक दिन आया कि मैंने कहा कि ठीक है यार बस सही हो जाएगा जो भी होना, मैं तो सीखने सिखाने के लिए लिया था ना। इसको छोड़ के पलट गए। जितने की शेयर्स खरीदे थे उससे ज्यादा का अब तक डिविडेंड मिल चुका हुआ है, शेयर्स की वैल्यू भी अच्छी खासी बढ़ चुकी हुई है, और जो है ना वही दुनिया ना हज़रत अली कहते हैं साया की तरह है, इसके पीछे भागो ये आगे भागता है, इससे मुंह मोड़ के भागो ये पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा होता है। तो वो बस जब तक सोचते रहे कि कुछ आ जाए, कमाई हो, डिविडेंड, कोई हमें भी जरा कोई मतलब खतीर इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ रिटर्न्स मिले, तो वो नहीं हुआ। लेकिन जब इससे मुंह मोड़ा है तो ये उसके बाद से इसने जो है ना अच्छे खासे खिला दिए। तो शेयर सर्टिफिकेट तकरीबन इस तरह से दिखता है। आज के दौर में डिस्करेज किया जा रहा है एक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को, और आहिस्ता आहिस्ता वो चाह रहे हैं कि लोग ऑनलाइन शेयर की तरफ आए। ऑनलाइन शेयर को कहते हैं बुक एंट्री शेयर। बुक एंट्री शेयर का मतलब है कि सीडीसी एक कंपनी है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रही है। पाकिस्तान भर में जितनी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होनी है वो इस कंपनी के थ्रू होनी है। मेरे पास ये शेयर्स पड़े हैं, अगर मैं चाहता हूं कि मैं ऑनलाइन ट्रेड करूं, मुझे ये शेयर फिजिकली उठा के सीडीसी के पास ले जाने होंगे, उनको मैं शेयर सर्टिफिकेट दूंगा और वो मेरा एक अकाउंट क्रिएट कर देंगे। मैं यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा घर बैठ के एक इंटरनेट की वेबसाइट पे, तो वहां आ रहा होगा कि जी आपके पास 500 शेयर्स पड़े हुए हैं ये वाली कंपनी के। मैं फिर उसको ऑनलाइन बेच भी सकता हूं। तो वो जो मेरे शेयर फिजिकल से फिजिकल उनके पास चला गया और ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया, ये कहलाता है बुक एंट्री शेयर, सॉफ्ट कॉपी का शेयर। और अब ज्यादातर कंपनियां सॉफ्ट शेयर्स दे रही हैं, फिजिकल शेयर का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। अब किताब से पूछते हैं किताब हमें क्या बात बताना चाह रही है। किताब ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया शेयर कैपिटल का, बहुत बच्चों वाली सीधी सीधी सी बातें। शेयर एक फॉर्म ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक एसेट है, इसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, और ये ट्रांसफरेबल है एक बंदे से दूसरे को। तो शेयर एक मूवेबल एसेट है। शेयर मस्ट बी पेड फॉर इन फुल। जब वो अलॉट हुआ, जब शेयर होल्डर को शेयर मिला तो उसने पूरे पैसे देने हैं। पुराने जमाने में मैंने कहा था उधार चलता था, अब पूरे पैसे देंगे तो शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। एवरी शेयर शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स डिस्टिंक्टिव नंबर। याद है हर शेयर का अपना एक सीरियल नंबर था कि मेरे पास यहां से लेके यहां तक अगर शेयर हैं तो वो आप अगर उसको हिसाब लगाएंगे तो वो 500 शेयर्स बनेंगे। तो हर शेयर का अपना एक सीरियल नंबर है। A certificate issued in physical form under signature of authorized officer of company. Evidence कि मेरे पास शेयर है वो क्या होगा? A certificate issued in physical form under signature of authorized officer of company और issued in book entry form, यानी कि electronic shall be the main evidence of the title of person to such share। हर बंदे की ओनरशिप है, कैसे पता लगेगा? एक ऑनलाइन एंट्री होगी या फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होगा। आगे किताब का बड़ा मूड था बड़ा कुछ बताने का। इश्यूएंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट कैसे होगा, सर्टिफिकेट का फॉर्म कैसे होगा, और अदर मैटर्स कैसे होंगे। तो बड़ा कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने गला घोट दिया। उन्होंने कहा जी हम फिर बाद में बता देंगे। वो बाद में बता दिया लेकिन आप लोगों को नहीं बताया, वो सीए फाइनल वालों को बताया है। तो सीलो का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि अक्सर जगह लिखा होता है मे बी स्पेसिफाइड, तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। तो ये सिर्फ एक हल्का सा इंट्रोडक्शन शेयर कैपिटल का, जिसमें बस नई बात ये थी कि शेयर का सीरियल नंबर है, और एक नई बात ये थी कि फिजिकल और एक ऑनलाइन शेयर होता है जिसको हम बुक एंट्री कहते हैं, और उसको जो कंपनी डील करती है वो सीडीसी कहलाती है। याद रहेगा। शेयर की दो मशहूर जमाना के इसमें ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का प्रॉपर बड़ा नाम होता है इशूड एंड पेड अप कैपिटल। मजीद बड़ा नाम चाहिए तो सब्सक्राइब
इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। और दूसरी तरफ ऑथराइज, ऑथराइज वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी इशू कर सकती है। और पेड अप क्या होता है? जितना आज की डेट पे इशू कर दिया है। कंपनी की लायबिलिटी ये होता है या वो होता है? पेड अप, जितना पेड अप कैपिटल होता है। तो अगर एक कंपनी का प्लान है कि वो 10 करोड़ तक शेयर कैपिटल में जाएंगे, तो ऑथराइज कैपिटल में वो कह देंगे कि हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 करोड़ है और ये 1 करोड़ शेयर्स हैं 10-10 रुपए के। और पेड अप कैपिटल है फर्ज करें 3 करोड़, यानी जितना वो अब तक इशू कर चुके हैं, तो कंपनी की लायबिलिटी हमेशा उसका पेड अप कैपिटल होगा। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर हर क्लास में जो आपने इशू किया होता है, और इशूड कैपिटल लेस हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। ये करने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि दो तरह के कैपिटल है, ऑथराइज और इशूड और पेड अप कैपिटल। आपको छठी क्लास में इसके बारे में पता लगा था या 8वीं में? या जब आप ओ लेवल में थे, मैट्रिक में थे, तब पता लगा? आपको सीए में आके पता लगा। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे होते तो शायद आज से 20 साल बाद भी आपको ना पता लगा होता। आप अगर डॉक्टर बन गए होते तो ना पता होता। आप अगर एक आम आदमी होते तो आपको ना पता होता। आप तो सीए में आ गए, तो आपको तो नॉर्मल आदमी नहीं काउंट करना चाहिए। कुछ साउंड पर्सन होते हैं, कुछ साउंड नहीं होते, तो आप नॉर्मल लोगों में तो नहीं है ना, ठीक है? तो आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। आप जब इधर आए, खैर कहने का मतलब है कि आपको ऑथराइज पेड अप का पता है। मैंने पूछा लायबिलिटी की, आपने ठक करके बता दिया। एक इंजीनियर को तो नहीं पता। अब एक इंजीनियर को कंपनी ने कहा, आओ बैठो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसने किसी से पूछा ये कंपनियों का क्या मामला होता है? उन्होंने कहा भाई जितना इनका कैपिटल होता है ना, उतनी लायबिलिटी होती है। उसने कहा ठीक है, जहन में रख लिया। कंपनी की बिल्डिंग में एंटर हुआ था, बाहर लिखा हुआ था ऑथराइज कैपिटल है 10 करोड़। अंदर गया, उन्होंने कहा जी 5 करोड़ का एग्रीमेंट करना है आपसे। सियाना था, उसने देखा था बाहर 10 करोड़ लिखा हुआ है और 10 करोड़ लायबिलिटी होगी। उसको थोड़ी गरीब को पता ऑथराइज और पेड अप कैपिटल क्या चीज है। उसने जो कैपिटल लिखा देखा उसे मान लिया। तो कंपनी लॉ इस चीज को बचाना चाह रहा है। कंपनी लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी कंपनी कभी भी कहीं पे भी अपना ऑथराइज कैपिटल बताएगी, उतनी ही वाज़ेह तरीके से, उतनी जल्दी हरूफ में, उतने ही प्रोमिनेंट तरीके से पेड अप कैपिटल भी बताना है। ऐसा ना हो कि ऑथराइज कैपिटल 10 करोड़ और सितारा लगा के छोटा सा करके लिखा हुआ है, पेड अप कैपिटल जो है वो 3 करोड़। तो रूल ये है कि जितने भी एडवर्ट्स और नोटिसेज हैं, अगर कोई कंपनी मेंशन करती है अपना ऑथराइज कैपिटल किसी एडवर्टाइजमेंट में, किसी नोटिस में, किसी स्टेटमेंट में, किसी भी जगह, इट शैल आल्सो मेंशन द अमाउंट ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल इन इक्वली कॉन्स्पिशियस लेटर, इक्वली प्रोमिनेंट पोजीशन। नहीं करेंगे तो लेवल 1 की पेनल्टी पड़ जाएगी। तो आपने हमेशा अपना ऑथराइज पेड अप कैपिटल दोनों एक जैसे तरीके से दिखाना है। यही वजह है कि हम अपने फाइनेंशियल्स में भी ऑथराइज पेड अप दोनों कैपिटल का जिक्र करते हैं। हालांकि ऑथराइज टोटल में काउंट भी नहीं होता। अगर आपने कभी अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स बनाए हो तो ऑथराइज कैपिटल दिखाते हैं, लेकिन वो उसको टोटल में नहीं काउंट करना होता। तो ये यहां तक की बातें हम लोगों ने की। अब इससे आगे कुछ जनरल बातें जो आपको पहले से पता है, किताब फिर से याद कराना चाह रही है कि फुली पेड शेयर होने चाहिए। अब कंपनी लॉ ये कहता है कि जब आपने शेयर इशू करने, फुली पेड होने चाहिए। प्रीवियसली पार्टली पेड शेयर्स अलाउड थे, अब अलाउड नहीं है। फिर किताब आपको बता रही है एक मार्केट वैल्यू होती है, एक नॉमिनल वैल्यू होती है। नॉमिनल वैल्यू शेयर के ऊपर जो लिखी हुई है, ये देखें शेयर पे लिखा हुआ था कि भाई ये 10 रुपए का शेयर है। अब मार्केट में हो सकता है 70 रुपए का पे कराओ, लेकिन कागज के ऊपर क्या लिखा हुआ है? तो इसको फेस वैल्यू कहते हैं, स्टेटेड वैल्यू कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, पार वैल्यू कहते हैं। अलग अलग नाम है। कौन से 4 नाम? फेस, नॉमिनल, स्टेटेड, पार। तो यहां पे वो कह रहे हैं कि ये दिस इज फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, आल्सो पार वैल्यू या स्टेटेड वैल्यू। तो ये नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू के जिस पे स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट में ट्रेड हो रहा है, और नॉर्मली ये उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा होता है। जब कंपनी शुरू हुई होती है तो उसकी वर्थ और होती है, और जब कंपनी आगे गई होती है, अगर चल रही है तो उसकी वर्थ थोड़ी बेहतर होती है। ये बात समझ आई? अभी चैप्टर पर अगले टॉपिक की तरफ आता है, यानी कि चैप्टर 5 तकरीबन आपको पुरानी बातें याद करा रहा है। फिर इस चैप्टर ने कहा कि भाई एक कंपनी के कई क्लास के शेयर कैपिटल हो सकते हैं, एक कंपनी की कई कैटेगरीज हो सकती हैं शेयर कैपिटल की, और हर कैटेगरी के अंदर अलग अलग क्लासेस हो सकती हैं। क्लास मतलब फर्दर सब कैटेगरी। भाई आपकी कंपनी के पास 3 तरह के शेयर्स हैं जी, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और फलाना टाइप के शेयर्स हैं, अल्फा शेयर्स हैं, बीटा शेयर्स हैं। फिर इनमें से जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसके अंदर भी कई कैटेगरीज हो सकती हैं जी। ये रिडीमेबल वाले हैं, ये रिडीमेबल वाले नहीं है। ये कन्वर्टेबल है, वो कन्वर्टेबल नहीं है। ये क्यूमुलेटिव है, वो क्यूमुलेटिव नहीं है। तो इन कैटेगरीज की फर्दर सब कैटेगरीज भी हो सकती हैं। तो वो कह रहे हैं कंपनी के कई काइंड के शेयर कैपिटल हो सकते हैं और वेरियस क्लासेस अंडर
तो कई काइंड्स हो सकती हैं और हर काइंड के अंदर अलग अलग क्लासेस हो सकती हैं। एक से ज्यादा शेयर कैपिटल तभी होगा जब आपके पास ऑथराइज कैपिटल में भी गुंजाइश होगी। इसका मतलब है कि आप अपने, अगर आपके पास ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस दोनों शेयर्स हैं तो आपको अपने ऑथराइज कैपिटल को भी 200 में डिवाइड करना होगा कि 10 करोड़ के ऑथराइज कैपिटल में 6 करोड़ पेड अप कैपिटल है और 4 करोड़, वो 6 करोड़ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और 4 करोड़ प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो जितनी कैटेगरीज पेड अप कैपिटल की होंगी उतनी ही कैटेगरीज आपको दिखानी होंगी अपने ऑथराइज कैपिटल में। याद रहेगी बात? अब ये मैंने जिक्र कर दिया ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर्स का, और जिक्र किनके सामने कर दिया? अकाउंटेंट्स के सामने, जिन्होंने इतने सारे न्यूमेरिकल में वर्ड प्रेफरेंस शेयर देखा हुआ भी था। तो क्या फर्क होते हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है? डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड मिलता है, बाद में अगर बचे तो ऑर्डिनरी को मिलता है, वरना नहीं मिलता। अच्छा फर्क है। और कोई फर्क? प्रेफरेंस में रेट फिक्स होता है, डिफाइंड होता है जी, आपको 8% डिविडेंड मिलेगा या 12% व्हाटसोएवर, पहले से फेस पे लिखा हुआ होता है कि इतने परसेंट शेयर है, इस पे इतना डिविडेंड मिलना ही मिलना है। जबकि ऑर्डिनरी वालों को कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है। और कोई फर्क? वोटिंग, वोटिंग प्रेफरेंस शेयर वालों के पास वोटिंग पावर नहीं होती, ऑर्डिनरी वालों के पास होती है। वाइंडिंग अप, कंपनी बंद होगी तो क्या होगा? पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा, फिर ऑर्डिनरी। आप जितने फजाइल बता रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं जल्दी से प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लूं। वाइंडिंग अप होगी तो भी मुझे मेरा नकद वापस मिल जाएगा, कंपनी के पास कम पैसे होंगे तो मुझे तो मेरा डिविडेंड मिल ही जाएगा, प्रेफरेंस भी है, और मुझे ये टेंशन भी नहीं कि कम मिले ज्यादा मिले, एक डिफाइंड रेट पे डिविडेंड मिलता भी जा रहा है। तो अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो कंपनी तूफानी ग्रो कर रही है, मैं कहूंगा यार मैं फंस गया, मैं तो फिक्स रेट का इनसे डिविडेंड ले रहा हूँ। वो अच्छे लोग हैं जिनको हर दफा बड़ा तूफानी डिविडेंड मिल जाता है। अच्छा, वाइंडिंग अप में क्या होगा? हुआ ये कि 10 लाख रुपए के ऑर्डिनरी शेयर्स की इन्वेस्टमेंट थी, 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर्स वालों की इन्वेस्टमेंट थी, कंपनी की वर्थ बढ़ के 1 करोड़ हो चुकी है। इन लाख वालों को लाख ही वापस मिलेगा वाइंडिंग अप पे, और उन 10 लाख वालों को वो 99 लाख डिवाइड होके मिलेगा। तो बड़ी गेम खेली ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ने, सेफ गेम खेली प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने। मेरे पास पैसे हैं, मैं डरपोक आदमी हूं, मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, मैंने प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए, हर साल मुझे रिटर्न आता रहे, और अगर कंपनी खुदा ना खास्ता वाइंड अप हो रही हो तो मैं जाऊं और कहूं भाई पहले मेरे पैसे देते, मैं माड़ा आदमी हूं, आप बाद में हिसाब किताब करते रहिएगा। और मुझे परवाह नहीं है कि कंपनी वाले क्या फैसले करते हैं, कंपनी में जो मर्जी फैसले हो रहे हो, मैं तो साइलेंट इन्वेस्टर हूं। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म आना चाहता हूं, मैं डिसीजन मेकिंग में होना चाहता हूं, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं, मैं जरा कंपनी में अपना हक राय दही इस्तेमाल करना चाहता हूं, लॉन्ग टर्म देख रहा होता हूं, कंपनी के ज्यादा प्रॉफिट बढ़े, ज्यादा डिविडेंड आए, मेरे शेयर की वैल्यू बढ़े, तो फिर मैं बड़ी गेम खेलूंगा, वो है ऑर्डिनरी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स लेस रिस्की, लेस रिटर्न वाली चीज है, ऑर्डिनरी शेयर्स ज्यादा रिस्की, ज्यादा रिटर्न वाली। तो अब ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर कि वो किस तरफ जाए। किताब से पूछे तो इन्हीं बातों को इंग्लिश में लिखा हुआ है। ऑर्डिनरी शेयर में वोटिंग पावर होती है, प्रेफरेंस में नहीं होती। ऑर्डिनरी में डिविडेंड मिलता है रिमेनिंग प्रॉफिट में से जब डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को दे देते हैं, और उधर उनको पहले मिल जाता है और नॉर्मली फिक्स होता है। वाइंडिंग अप में इनको पेमेंट तब मिलेगी जब नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर वालों को दे दी। प्रेफरेंस शेयर वालों का फर्स्ट राइट है, लेकिन नॉमिनल वैल्यू मिलेगी, सरप्लस में उनका कोई शेयर नहीं। फिर डिफरेंट क्लासेस, इनकी क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव हो सकती हैं। ये क्या चीज होती है क्यूमुलेटिव? एक साल प्रॉफिट नहीं हुआ, डिविडेंड मर गया, अगले साल प्रॉफिट हुआ, तो क्या पिछले साल का डिविडेंड मिले या ना मिले? तो दो तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब है पिछले साल का मिलेगा, और नॉन क्यूमुलेटिव नहीं मिलेगा। इसी तरह से इसमें रिडीमेबल, रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल मतलब कंपनी वापस बाय कर सकती है, कंपनी को आपने पैसे दिए, कागज ले लिया, कल को कागज वापस देके अपने पैसे वापस लेने का इख्तियार प्रेफरेंस में होता है, ऑर्डिनरी नॉर्मली रिडीमेबल नहीं होता है। कन्वर्टेबल, ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो। तो ये कुछ टिपिकल क्लासेस होती हैं प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर भी कुछ क्लासेस होती है, लेकिन ये ज्यादा मशहूर नहीं है, क्योंकि आप खुद से बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स 3 तरह के हैं, ए, बी और सी। ए वालों को डबल वोटिंग पावर मिलेगी, वो कहेंगे कि जी, बी वाले कहेंगे हमारा क्या कसूर, कहेंगे अच्छा ए वालों को आधा डिविडेंड मिलेगा। कुछ को डिविडेंड ज्यादा चाहिए, कुछ को वोटिंग पावर ज्यादा चाहिए, कुछ को, तो हम बहुत सारे रूल सेट कर सकते हैं। हम डिफरेंट वोटिंग राइट सेट कर सकते हैं, पेड अप शेयर से डिस्प्रोपोर्शनेट राइट कर सकते हैं। नॉर्मली जितने रुपए के शेयर खरीदते हैं उतनी वोटिंग पावर होती है, लेकिन चाहे तो चेंज कर सकते हैं। नो वोटिंग राइट,
डिफरेंट एंटाइटलमेंट रख दे, उनको डिविडेंड मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, उन्हें राइट मिलेगा, उन्हें नहीं मिलेगा, उन्हें बोनस मिलेंगे, उन्हें नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे। तो एक कंपनी के पास कंप्लीट फ्रीडम है कि वो कभी भी अपने आर्टिकल्स में चेंज करके अपने ऑर्डिनरी शेयर्स की किसी भी किस्म की कैटेगरी रिडिफाइन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये आर्टिकल्स में चेंज है तो क्या करना पड़ेगा, छोटा प्रोसेस, स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार को बताना होगा। और अगर इस चेंज से किसी खास मेंबर के तबके को फर्क पहुंचा, उस तबके की भी 3/4 मेजॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लॉ कहता है फिर भी उनमें से कोई से 10% लोग अदालत उठ के जा सकते हैं और कह सकते हैं कि जी हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारा नुकसान हो गया है, या कंपनी ने कुछ चीजें छुपा ली थी, हमें बताया ही नहीं है, तो हमें अब पता लगा हमारा तो बहुत नुकसान हो गया है। 30 दिनों के अंदर अंदर अदालत जाए तो वो अपना हक मांग सकते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे मशहूर टॉपिक आई कि आपको बहुत ही पसंद, वो जब किताब खोलते हैं वो सफा सामने आ जाता है। इस चैप्टर में जब उन्होंने पूछा 95% ऑफ द टाइम ये सेक्शन पूछा है, बहुत ही उन्हें पसंद है। प्रोसीजर फॉर वेरिएशन इन राइट्स, अगर शेयर कैपिटल में कोई चेंज करना होगा तो कैन ओनली बी मेड अगर स्पेशल रेजोल्यूशन हो, और अगर वेरिएशन अफेक्ट कर रही है किसी खास पर्टिकुलर क्लास को तो इट कैन ओनली बी पास्ड इफ 3/4 ऑफ दैट क्लास आल्सो वोट फॉर इट। ये बात हमने 2 में भी पढ़ी थी। या नई बात ये है कि कोई भी एक मेंबर या एक से ज्यादा इस अफेक्टेड क्लास का, जो उस क्लास का, उस कैटेगरी का 10% कम से कम शेयर रखता हो, वो अदालत की तरफ जा सकता है। 30 डेज में अदालत के पास जाएगा और कोर्ट इस रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी अगर उसे लगे कि कंपनी ने कुछ अहम फैक्ट छुपा लिए थे जो जिसकी वजह से शायद लोग ना रिजॉल्व करते अगर पता लग गया होता, या ये चेंज हार्मफुल है, प्रेजुडिशियल है इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स के लिए। अदालत का फैसला फाइनल है, आप इसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते, और रजिस्ट्रार को 15 दिन में बता देंगे कि भाई जो आपको पिछली चेंज जमा कराई थी वो अदालत भाई साहब ने नल एंड वॉइड कर दिया है। तो ये प्रोसीजर रट्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से या कभी कभी सिनेरियो दे के भी वो आपसे कहते हैं कि ये सिनेरियो बताओ हमें क्या करना होगा, वो कई दफा पूछ चुके हैं। तो चैप्टर 5 धक्के से चैप्टर है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि चैप्टर 2 को थोड़ा सा और बढ़ाते और 5 भी उसी में एडजस्ट कर देते, जहां इतनी तकलीफ दी है थोड़ी सी और तकलीफ दे देते। तो क्या यहां तक बात समझ आई? इसके बाद जो सेक्शन है वो आपको पहले से ही आता है। ऑथराइज कैपिटल में चेंज कैसे करें, छोटा प्रोसेस, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, रजिस्ट्रार को जमा कराएं। सिर्फ चंद वर्ड्स उन्होंने डिफाइन किए, उसको समझने के लिए ना एक छोटी सी डायग्राम है वक्त बचाने के लिए। ऑथराइज कैपिटल कैसे लिखा होता था, हम कहते थे हमारा 10 मिलियन ऑथराइज कैपिटल है जो कि 1 मिलियन शेयर्स में 10 रुपए ईच में डिवाइड हुआ हुआ है। अब सवाल ये है कि ऑथराइज कैपिटल क्लॉज में चेंज का क्या मतलब है? ये जो इंग्लिश लिखी हुई है इसमें तब्दीली, इसमें क्या तब्दीली होगी? या आप टोटल ऑथराइज कैपिटल बढ़ा रहे होंगे या कम कर रहे होंगे, या नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा रहे होंगे या कम कर रहे होंगे। अगर आप टोटल बढ़ा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे इंक्रीज ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल। ये 10 मिलियन था, आप इसको इंक्रीज करके 12 मिलियन करना चाह रहे हैं। एक शेयर है 10 रुपए का, तो जो नंबर ऑफ शेयर्स 1 मिलियन थे वो भी बढ़ा के क्या करने पड़ेंगे, 1.2 मिलियन। ये बात समझ आ रही है? अगर इसे कम करना होगा, फर्ज करें 6 मिलियन पे लेके आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा ऊपर का 4 मिलियन कैंसिल कर दिया हमने, तो डिक्रीज के बजाय हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे कैंसिल। तो जब इसे 6 मिलियन करेंगे 10 रुपए का है, तो वो जो 10 लाख शेयर्स थे वो रिड्यूस हो गए। ये बात समझ आई? फिर 2 और ऑप्शन है, आप फेस वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं, फेस वैल्यू कम भी कर सकते हैं। आपने सोचा कि हम 2 शेयर जोड़ के एक 20 रुपए का शेयर बना दें, तो शेयर कैपिटल 10 मिलियन था वो यहीं पे ही है, शेयर की फेस वैल्यू बढ़ गई, तो आपने बैलेंसिंग इंपैक्ट कहां डाला, यहां वो 1 मिलियन से कम होके हो गए 500,000। इसको कहते हैं कंसोलिडेट कर दिया आपने शेयर। और अगर आपने उसको तोड़ के छोटा कर दिया, इसे बोलते हैं सब डिवाइड। तो ये 5-5 रुपए के 2 शेयर बन गए, तो अब ये 5 रुपए के 2 मिलियन शेयर बन गए जिनकी टोटल वर्थ है 10 मिलियन। तो गौर से देखें तो आप अपने ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं। हर बैलेंसिंग इंपैक्ट इस साइड पे होगा, नंबर ऑफ शेयर्स प्लस माइनस होंगे, और इस चेंज से जो भी प्लस माइनस शेयर्स हुए उनके राइट और पिछले शेयर्स के राइट्स में कोई फर्क नहीं होगा। न्यूमेरिकली समझ आ रहा है? इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है? वो कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर को अगर आर्टिकल्स में इजाजत हो तो अपने मेमोरेंडम की कैपिटल क्लॉज बदल सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं शेयर कैपिटल को उस अमाउंट से जो उन्हें मुनासिब लगे, कैंसिल कर सकते हैं दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल जो अभी तक पे नहीं हुआ। सीधी सी बात, आप उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। पेड अप कैपिटल अगर 6 करोड़ पे है तो आप 10 करोड़ को 5 तक तो नहीं ला सकते।
कैंसिलेशन से कोई राइट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो ऊपर के 4 करोड़ गायब हुए हैं, या कंसोलिडेट कर दें शेयर्स इनटू लार्जर अमाउंट देन फिक्स बाय मेमोरेंडम, या सब डिवाइड कर दें शेयर्स इनटू स्मॉलर अमाउंट देन, जो मेमोरेंडम ने 10 रुपए फिक्स किया तो उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं। अकाउंटिंग के अंदर आपको ये बताया जाता है कि शेयर हमेशा 10 रुपए का होता है, इसलिए कि टीचर ज्यादा अजियत नहीं लेना चाहता, वो कहता है भाई सवाल करने हैं, बस 10 रुपए का होता है शेयर, लेकिन कानूनी तौर पे कॉमनली 10 रुपए का होता है। आप ये प्रोसेस फॉलो करके उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं, उसका इंपैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स पे जाता है। तो अकाउंटेंट जो है वो फिर उतना ज्यादा पेन नहीं लेते कि बजाय इसके कि आपको कहीं यूं भी होता है यूं भी होता है, नहीं तो आप नहीं पलट के कहते ना सर एक सवाल जरा उस तरह का भी करा दें, तो वो कहते हैं बच्चों शेयर 10 रुपए का होता है, बस गल मुकाओ। लेकिन कानूनी तौर पे ये झूठ है, कानूनी तौर पे 10 रुपए का शेयर कॉमनली होता है, 95% ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम 10 रुपए का होता है, बट ये इजाजत है कि आप उसको कंसोलिडेट या सब डिवाइड कर सकते हैं। और कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके किसके पास राब्ता करना है, रजिस्ट्रार को, मेमोरेंडम की चेंज करके रजिस्ट्रार को जमा करा दें और वो आपको कह देगा कि सब ओके है। जो नए शेयर इशू है कंसोलिडेशन या सब डिवीजन से, वो इक्वली रैंक करेंगे एग्जिस्टिंग शेयर्स के साथ। तो ये हमारा एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर था जो खत्म हो गया, इसकी मेजॉरिटी बातें आपको पहले से पता थी। डन। तो इससे भी छोटा चैप्टर एक है, वो चैप्टर 9 है, लेकिन चूंकि उसमें सारी नई बातें हैं तो उसमें ज्यादा कंटेंट है और इसके 2.25 सफ़े में कम कंटेंट है। तो इस चैप्टर में जो एरिया आपके सबसे ज्यादा तवज्जो का वो है मुतलाशी, वो है वही वाला सेक्शन, ये अखीर पसंद है उन्हें। मतलब मैं आंखें बंद करके कह सकता हूं कि हर 2 पे इम्तिहान उठा के देखें, एक में इसका सवाल आया हुआ होगा। ये बहुत ही पसंदीदा तरीन सेक्शन में से एक है उनके, तो याद रखना है इसको, लॉजिकली भी, इसको थ्योरेटिकली भी आपने अच्छी तरह से कवर करना है। चूंकि इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं काम का, बाकी सारी तो पुरानी बातें रिपीट हो रही हैं। ठीक हो गया जी, हम चलते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ। घबराए तो नहीं बैठे? ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डब्बे में तो पैसे पड़े हुए थे, हमने सालाना याद करें 7 लाख प्रॉफिट कमाया था, उसमें से डायरेक्टर्स वगैरह को निकालने के बाद फिर भी हमारे पास 2,80,000 बच गया था। फिर सोच रहे थे कि क्या ये सारा डब्बे में वापस डाल दें या इसमें से मेंबर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो जब प्रॉफिट्स मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। जुमला दोबारा से सुन लें, जब प्रॉफिट्स मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो वो डिविडेंड है। क्या डिवाइड होता है लोगों में? प्रॉफिट्स। रूल नंबर 1, लॉस मेकिंग कंपनी डिविडेंड नहीं देगी चाहे ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में जितना करोड़ों रुपए पड़े हुए हो। डब्बे में जो मर्जी पड़ा हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग्स में जो मर्जी पड़ा हुआ है, प्रॉफिट हमेशा साल के डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में से दिया जाएगा। तो लॉस मेकिंग कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, ये जहन में रखना है। ना प्रेफरेंस वालों का ना ऑर्डिनरी वालों को। प्रेफरेंस वाले ने अगर रखा हुआ क्यूमुलेटिव वाला तो उसको अगली दफा मिल जाएगा डबल होके प्रॉफिट, और नहीं हुआ तो उसका जाया हो जाएगा प्रॉफिट। तो डिविडेंड आपने हमेशा किस में से देना है? प्रॉफिट्स में से देना है। पहली बात, प्रॉफिट्स में से डिविडेंड देना है। अगली अहम बात, आपने रियलाइज प्रॉफिट्स में से देना है। एक तो प्रॉफिट से डिविडेंड देना है, दूसरा वो वाला प्रॉफिट जो रियलाइज हो चुका हुआ है, आपके हाथ में आ चुका हुआ है प्रॉफिट, आपको मिल चुका है प्रॉफिट। कुछ प्रॉफिट हैं जो दिख रहे होते हैं, मिले नहीं होते। मशहूर जमाना इन्वेस्टमेंट्स के जो प्रॉफिट्स होते हैं, जमीनों के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि एक बंदा आपको बताता है यार मैंने 5 करोड़ की जगह ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह 7 करोड़ की हुई हुई है इस वक्त मार्केट में, देखो मुझे 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। टेक्निकली उसे 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है, लेकिन अभी उसके हाथ में नहीं आया, रियलाइज नहीं हुआ। मिचल्स वालों का बाग है, 1 करोड़ का बाग है और उसमें अचानक से आम आ गए। मिचल्स ने अपने बाग लगाए हुए थे कि इसमें आम आएंगे और हम आम काट के और आम के मुख्तलिफ तरह की चीजें बनाएंगे अपने पास। तो 1 करोड़ का बाग था, उसमें अचानक से आम आ गए और आमों समेत उस बाग की वर्थ हो गई 2.5 करोड़। तो 1 करोड़ का बाग 1.5 करोड़ का प्रॉफिट दे गया।
लेकिन जब तक ये आम बिके नहीं, पैसे हाथ में आए नहीं, ये रियलाइज प्रॉफिट नहीं है। अगले दिन आंधी तूफान शदीद बारिश से हो सकता है ये सारा बाग तबाह हो जाए। तो इस तरह के अनरियलाइज प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं देना। डॉलर लेके रखे हुए उसका रेट बढ़ गया तो नजर आ रहा है जिस दिन मार्केट में जाके बेचूंगा मुझे फायदा हो जाएगा, हुआ नहीं। सोना लेके रखा हुआ था उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो ज्यादातर आपकी इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टी जितनी भी होती हैं उसके ऊपर उसकी जो इनकम है वो एक्रू हो रही होती है, और चूंकि भी आपने बेचा नहीं होता तो आपको मिला नहीं होता वो प्रॉफिट। जब नहीं मिला होता तो फिर आप कह देते हैं ये अनरियलाइज्ड है। तो याद रहे ऐसे अनरियलाइज प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं देना, कैपिटल एप्रिसिएशन से डिविडेंड नहीं देना, रिवैल्यूएशन सरप्लस से डिविडेंड नहीं देना। हर वो चीज जिससे आपकी वर्थ बढ़ी है लेकिन वो अभी तक कंज्यूम नहीं हुई उससे डिविडेंड नहीं देना। याद रहेगा। देन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, नॉर्मली इमूवेबल एसेट्स, इससे डिविडेंड नहीं देना। आपकी प्रॉफिट में एक अदर इनकम भी होती है, और अदर इनकम में ये होता है कि हमारे कुछ फर्नीचर था हमने बेचा, हमारे पास बुक्स में वो फर्नीचर था 2 लाख का, बेचा 3 लाख का, हमें हो गया 1 लाख का गेन, बेनिफिट हो गया है, ये भी प्रॉफिट। लेकिन कंपनी लॉ कहता है खबरदार इस प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं देना क्योंकि ये आपकी मेन इनकम नहीं है। हाँ, अगर आपका काम धंधा ही इसी तरह के एसेट्स की बाइंग एंड सेलिंग है तो अभी आपकी ट्रेडिंग इनकम है, अब आप इसमें से डिविडेंड दे सकते हैं, और वो भी तब दे सकते हैं जब आपने बाकी लॉसेस वगैरह भी एडजस्ट कर लिए। तो अगर आपके पास एक घर था, आपने ऑफिस के यूज के लिए घर लिया हुआ था और बाद में वो घर बेचा और उस पर 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, आप उससे डिविडेंड नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपकी कंपनी करती ही ये है कि घर खरीदते बेचती है, खरीदती है बेचती है, तो उसके प्रॉफिट से वो दे सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाकी घरों में लॉस हो और इधर से प्रॉफिट हुआ हो तो पहले नेट करें, अगर अल्टीमेटली प्रॉफिट बचेगा तो आपने प्रॉफिट देना है। छोटी छोटी सी बातें जो डिविडेंड के बारे में। तो डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट्स में से दिया जाएगा, डिविडेंड हमेशा रियलाइज प्रॉफिट्स में से दिया जाएगा, और गेन ऑन सेल ऑफ जो एसेट्स हैं उससे आने वाले प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं देंगे। एक ही एक्सेप्शन है, अनलेस कि आपका बिजनेस भी वही हो और आपने लॉसेस भी उसके साथ एडजस्ट कर लिया। क्लियर? तो आज अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट जब तबाह कर ही रहे हैं तो एक आखिरी कॉन्सेप्ट भी तबाह कर लेते हैं, डिविडेंड एज शेयर्स। वो डिविडेंड जो शेयर्स की मद में दिया जाता है, मशहूर जमाना बोनस शेयर्स। अकाउंटिंग की एक बहुत बड़ी गुमराही, अकाउंटिंग जो एक बहुत बड़ा झूठ आपसे बोल देती है, वो बोनस शेयर्स है। वो ये कहते हैं कि बोनस शेयर डिविडेंड की किस्म है, हालांकि कंपनी लॉ चीख चीख के कसम खा के कहता है कि वो डिविडेंड नहीं है। हम बोनस शेयर्स को कंपनी लॉ की जबान में शेयर्स का इशुएंस काउंट करते हैं, नए शेयर इशू हुए, हम डिविडेंड नहीं मानते इसे। तो अगर कंपनी लॉ के तहत किसी ने डिविडेंड देना हो तो कैसे दे? भाई आप पैसे दे दो, या उतने पैसों के इक्वल शेयर्स दो, अपने नहीं, अपने पास रखी हुई इन्वेस्टमेंट जो कि दूसरी कंपनियों के शेयर्स हैं वो दे दो। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पे ये है कि कंपनी लॉ में जब हम डिविडेंड देते हैं तो वो हम इन्वेस्टमेंट के शेयर्स बांट रहे होते हैं, हम अपने शेयर्स नहीं देते। अपने शेयर्स देंगे तो हम उसे बोनस शेयर्स कहेंगे, और बोनस शेयर्स को हम डिविडेंड की किस्म नहीं शेयर्स की इश्यूएंस काउंट करेंगे। तब कोई कंपनी कैसे डिविडेंड देती है? 2 तरीके हैं, या कैश या इन काइंड या स्पेशल डिविडेंड। इसका मतलब ये है कि आपने अपने पास रखे हुए शेयर्स जो कि दूसरी कंपनियों के हैं वो आपने डिविडेंड के तौर पे बांटे। कौन सी कंपनियों के? ऐसी कंपनियों के जिनके मार्केट में फौरन से ट्रेड हो जाए। भाई मैंने ये भाई को 50,000 डिविडेंड देना था, पैसे नहीं दिए, मैंने उनको शेयर पकड़ा दिए, ये कहेंगे क्या गंदी सी चीज दे दी है, मैं कहां बेचूंगा? तो मैं इनको वो लिस्टेड कंपनी के शेयर दूंगा जो मार्केट में उस दिन 50,000 रुपए के होंगे। इनकी मर्जी है ये खुद रखें और उस पर डिविडेंड खाते रहे, इनकी मर्जी उसे बेच के पैसे ले ले। तो कंपनीज आर अलाउड कि वो कैश में भी डिविडेंड दे सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज जो हमारे पास पड़े हुए हैं वो भी दे सकते हैं। किताब से थोड़ी सी बातें करते हैं, डिविडेंड देना जरूरी है या नहीं? ये कंपनी की चॉइस है कि डिविडेंड देना है या नहीं देना।
लेकिन अगर कंपनी डिविडेंड देना चाहे और उसके पास प्रॉफिट हो तो लॉ से मना नहीं करेगा। हर कंपनी का ये हक है कि अगर उसके पास प्रॉफिट है तो लॉ से नहीं रोकेगा, वो डिविडेंड दे सकती है। किताब में आपको जनरल रूल्स डिविडेंड के, सबसे पहले कंपनी हैज इंप्लाइड पावर टू यूज इट्स प्रॉफिट टू पे डिविडेंड टू इट्स। कंपनी के पास हमेशा ये बिल्ट इन पावर है, इंप्लाइड पावर है कि जब भी उसके प्रॉफिट्स होंगे वो अपने शेयर होल्डर्स में वो प्रॉफिट बांट सकती है, अनलेस स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड बाय मेमोरेंडम या आरडी। अगर आपने खुद से पांव पे कुल्हाड़ी मार दी है, खुद से रुकावट डाल दी है तो ठीक है। कंपनी लॉ ये इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, वो कहता है तुम्हारे पास प्रॉफिट हो, तुम्हें कोई मना नहीं कर रहा, तुम्हारे पास इंप्लाइड पावर है, हमसे मत पूछना, दे देना डिविडेंड। Then dividend cannot be declared from any unrealized gain। कौन सा गेन? वो गेन जो कि अनसोल्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड पड़ा हुआ होता है, आपने रीमेजरमेंट की होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की और आपने इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट कर दिया होता है कि हमें इतना सरप्लस आ गया है। तो उन्होंने कहा जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रीमेजर करके दोबारा से असेस करके जो आपको लगता है कि इसकी कीमत बढ़ गई है, इससे आप डिविडेंड नहीं दे सकते क्योंकि ये अनरियलाइज्ड गेन है। डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। को बेचने से जो प्रॉफिट आएगा वो नहीं, या इस तरह के आइटम जो कैपिटल नेचर के हैं उससे आने वाले गेन से डिविडेंड नहीं दे सकते, एक्सेप्ट बिजनेस ऑफ कंपनी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सच आइटम ऑफ कैपिटल नेचर पे डील करता हो एंड आफ्टर सच प्रॉफिट्स आर एडजस्टेड अगेंस्ट लॉस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो एक तो आपका बिजनेस भी वही हो एंड आपने उस लॉसेस को एडजस्ट कर लिया हो। आईकेप की किताब ने यहां मिस्टेकनली एंड के बजाय और लिख दिया और फिर खुद ही सोचा ये और लिखा हुआ है तो एक एग्जांपल भी दे दी उसकी। ओरिजिनल लॉ ने ये दोनों कंडीशंस को जोड़ के बताया है कि ये वाली कंडीशन सब्जेक्ट टू ये वाली कंडीशन है। तो इस वजह से अगर आप में से कोई आईकेप की किताब यूज कर रहा हो और वो इस लेक्चर को देखे या सुने तो परेशान ना हो, तो मैं बता दूं कि ये एक आईकेप की किताब में एक मिस्टेक है जो कि हाईलाइट की हुई, और वो सिर्फ उसमें है कि जब नई स्कीम की किताब आएगी तो बस उसमें उसी वक्त अपडेट कर देंगे। अभी खामखा जो किताब चेंज करके कह देंगे 2025 वाला वर्जन किताब का, तो हर बंदा यही पूछता रहेगा कि इसमें चेंजेस क्या क्या है। तो उन्होंने उसको माइनर चेंज कंसिडर करके सोचा हुआ है कि चलो अगले एडिशन में उसको देखा जाएगा। तो बहरहाल वहां पे एक एरर है, इस एंड के बजाय गलती से वहां और लिखा हुआ है। क्या ये बात समझ आ रही है? और वो वाली बात, डिविडेंड विल बी इधर इन कैश और इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी हेल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। जो डिविडेंड बांट रही है उसके पास रखे हुए दूसरी कंपनियों के शेयर्स। तो मैं अपने शेयर्स नहीं दे रहा, मैं अपने पास रखे हुए दूसरी लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स दे रहा हूं। जैसे कैश हमारा एक एसेट होता है ना, वैसे इन्वेस्टमेंट शेयर्स में की हुई वो भी एसेट होता है। तो आप कैश नामी एसेट से पेमेंट नहीं कर रहे, आप अपनी रखी हुई इन्वेस्टमेंट को आगे बांट रहे हैं। तो क्या ये डिविडेंड से रिलेटेड ये सारी बातें समझ आई? तो सबसे पहला पोर्शन तो ये है कि इस चैप्टर को अगर हम 2-3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहें तो सबसे पहले तो ये है कि हाँ भाई, डिविडेंड की पेमेंट से रिलेटेड क्या रूल्स और रेस्ट्रिक्शन है। अगर कभी सवाल आए कि बताएं जी डिविडेंड की पेमेंट के बारे में लॉ ने क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, तो ये सारे डिविडेंड से रिलेटेड बातें हैं। अगला मरहला, डिविडेंड की पेमेंट कैसे होगी। दो तरह का डिविडेंड था, एक इन काइंड और एक कैश। इन काइंड का मतलब है शेयर्स। शेयर्स वाला डिविडेंड कैसे दें, हमारे सिलेबस ने हमें नहीं बताया। रूल बुक है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, उसने उसका प्रोसीजर बताया हुआ है, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ कैश डिविडेंड की पेमेंट का तरीका है। कैश डिविडेंड कैसे पे करें? कैश डिविडेंड पे करने के कॉमन 3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, एक बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा मेंबर है जो कि जिसका बैंक अकाउंट भी है, उसने बैंक अकाउंट की डिटेल कंपनी को बताई भी है और कंपनी को ये अलाउ भी किया हुआ है कि मेरा डिविडेंड मुझे ऑनलाइन कर देना है। तो पेमेंट का एक तरीका कि वो तमाम शेयर होल्डर्स जिनके हमारे पास बैंक अकाउंट नंबर्स पड़े हुए हैं और उन्होंने हमें ऑथराइज किया हुआ है, हम जिस दिन डिविडेंड उनको देना हो हम उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर दें। एक तरीका। दूसरा तरीका, उन्होंने मैं अकाउंट नंबर नहीं बताया हुआ लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा बैंक है, आप मुझे बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट दे दीजिएगा। तो फिर हम उनको चेक दे दें, क्रॉस चेक, उस बंदे के नाम पे क्रॉस हुआ हुआ चेक उसके घर पोस्ट कर दें, उसको चेक मिले, वो अपने बैंक में जाके जमा कराए और पैसे उसके पास आ जाए। अगर उसने मैं बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं बताई लेकिन ये कहा है कि मेरा बैंक अकाउंट है। तीसरा तरीका, बहुत ही सादा सा इन्वेस्टर है, उसका बैंक अकाउंट भी नहीं है, वो कहता है बस मेरे पैसे मेरे घर भेज दीजिएगा। तब ऐसा थोड़ी होगा कि डाकी आए और वो पैकेट दे और पैकेट खोलें तो अंदर से रुपए निकल आए।
हम इतने सारे पैसे पाकिस्तान में ट्रेवल नहीं करवा सकते, और पैसे भेजने भी जरूरी है, नहीं भेजेंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो एक डॉक्यूमेंट आता है जिसका नाम होता है डिविडेंड वारंट। वहां पे लिखा होगा कि जी मिस्टर मोहम्मद इश्तियाक, जिनका CNIC नंबर फलाना 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 है, ये कागज आपके लिए है। ये कागज कंपनी के इस ऑफिस में दिखा के आप कंपनी से इतने पैसे ले जा सकते हैं। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पकड़ा देंगे उसे, अ सॉर्ट ऑफ प्रॉमिसरी नोट। वो कागज लेके जाएगा कंपनी के ऑफिस, कागज दिखाएगा और कंपनी से उतने पैसे ले लेगा। तो हमने फिजिकल कैश ट्रेवल नहीं करवाया। इसे कहते हैं डिविडेंड वारंट। चेक जैसा दिखता है लेकिन ये चेक नहीं होता, इसका ऑपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो 3 मशहूर तरीके क्या हो गए? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, क्रॉस चेक, डिविडेंड वारंट। लिस्टेड कंपनी को मना कर दिया कि बाकी 2 मोड्स आपके लिए नहीं है। लिस्टेड कंपनी ने सिर्फ एक ही काम करना है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। लिस्टेड कंपनी ये वारंट और चेक वाले चक्कर में नहीं पड़ सकती बाय लॉ। तो लिस्टेड कंपनी के मेंबर्स पे वाजिब है कि अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स दें कंपनी को। बाकी कंपनियां तीनों मोड में से जो ऑप्ट करना चाहें। अब ये कंपनी की चॉइस नहीं है कि वो कौन सा मोड ऑप्ट करे, ये शेयर होल्डर की चॉइस है कि वो बताएगा। जिस वो शेयर बाय कर रहा है और जब वो कह रहा है कि मेरा नाम मेंबर्स के रजिस्टर में लिखो, उस वक्त को एक दरखास्त देगा कि मुझे उस मोड में पेमेंट चाहिए। वो साल में किसी भी वक्त अगर या साल के एंड पे अपना मोड चेंज भी करना चाहता है तो वो दोबारा चेंज भी कर सकता है। अच्छा, ये जो बैंक ट्रांसफर वाली पेमेंट है, इसके लिए कंपनी चाहे तो खुद ही ट्रांसफर कर दे और चाहे तो एक पेइंग एजेंट को अपॉइंट कर दे। पेइंग एजेंट किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा बैंक, कोई भी ऐसा शेयर रजिस्ट्रार, इवन CDC को भी आप एक एजेंट बना सकते हैं कि आप उसे पैसे दे दें और वो इतने सारे लोगों को बल्क में ट्रांसफर कर दे। क्योंकि कंपनी अपने बैंक अकाउंट से जब बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस करती है ना, तो फिर स्टेट बैंक को मशकूक लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आप पेइंग एजेंट्स को यूज कर सकते हैं कि ये पकड़ो 25 करोड़ और ये 25 करोड़ इन 2500 लोगों के अकाउंट में इस तरतीब से डालना है। तो आप पेइंग एजेंट भी अपॉइंट कर सकते हैं। क्या बातें ज़बानी समझ आ रही हैं? किताब की लिखी हुई इंग्लिश में भी एक दफा देख लेते हैं। लिस्टेड कंपनी में डिविडेंड इन कैश शैल ओनली बी पेड इलेक्ट्रॉनिकली। इन अदर कंपनी शेयर होल्डर शैल बी गिवन एन ऑप्शन टू चूज फ्रॉम 3 में से कोई एक तरीका। क्रॉस चेक, डिविडेंड वारंट, इलेक्ट्रॉनिक मोड। शेयर होल्डर कैन चेंज द ऑप्शन एट एनी टाइम ड्यूरिंग ईयर थ्रू अ रिटन रिक्वेस्ट। कभी भी वो चेंज करना चाहिए, नहीं मुझे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे कर दो। लिस्टेड कंपनी में कोई चक्कर नहीं है, एक ही ऑप्शन है। कंपनी में अपॉइंट अ पेइंग एजेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड पेबल इन कैश। अब ये पेइंग एजेंट भाई साहब कौन है? ये बैंक भी हो सकता है, कोई भी और एंटिटी हो सकती है, शेयर रजिस्ट्रार टाइप भी हो सकता है, कोई सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी भी हो सकती है। भाई मेरे जो शेयर्स, हमारी कंपनी के जो शेयर्स ऑनलाइन लोगों ने लिए हुए, तो हमने CDC को पैसे दिए और कहा उन लोगों के अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली डाल दो, तो हम CDC को भी वो कर सकते हैं। कंपनी इसको अपॉइंट करती है और उसके पास रेलेवेंट अप्रूवल होती है स्टेट बैंक की तरफ से कि वो पेमेंट कर सकती है उन लोगों के अकाउंट में। अच्छा, अगर आप खुद बैंक है और आपने डिविडेंड देना है तो बैंक में नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ पेइंग एजेंट। अगर आप खुद बैंक है तो आप अपने आप को पेइंग एजेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। ये बात समझ आई? डिविडेंड की पेमेंट कैसे होगी, क्या होगा, ये चीज समझ आ गई। अब सवाल ये कि डिविडेंड की पेमेंट कब होगी और डिविडेंड की जो 2 किस्में हैं, इंटरम और फाइनल, उनके क्या रूल्स और क्या रेगुलेशंस हैं। तो डिविडेंड की पेमेंट कब होगी? डिविडेंड की पेमेंट होगी डिक्लेरेशन के 10 वर्किंग डेज में। कब होगी जी? डिक्लेरेशन के डिक्लेरेशन के 10 वर्किंग डेज के अंदर। वह डिक्लेरेशन की बहस थोड़ा आगे चल के भी होगी। डिक्लेरेशन का कॉमन मतलब है कि जिस वक्त डिविडेंड अनाउंस हुआ या जब कंपनी की लायबिलिटी बन गया कि कंपनी ने डिविडेंड देना है, वो कहते हैं जब भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करें। अब जो इंटरम डिविडेंड है वो किसी और तरह से डिक्लेयर होता है और जो फाइनल डिविडेंड है किसी और तरह से डिक्लेयर होता है। जब भी डिक्लेयर करें 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर लोगों को पहुंचा दें। पूरी किताब में हम हमेशा डेज का जिक्र करते हैं और यहां मैं बोल रहा हूं वर्किंग डेज। वर्किंग डेज डिविडेंड से रिलेटेड एक लंबी चौड़ी रेगुलेशन है, उसकी गिनती की 2-3 लाइनें आएगी, अपने हमारे सिलेबस में डाली हुई है। उन्होंने बताया कि वर्किंग डेज उसे कहते हैं जिसपे बैंक ओपन होता है।
तो अगर आज 25 जुलाई हो तो 25 जुलाई से आगे अगले लगातार 10 वो वाले दिन जब बैंक खुला हुआ है, तो सैटरडे संडे नहीं काउंट करना। बैंक की पब्लिक हॉलीडे नहीं काउंट करनी, मुल्क की पब्लिक हॉलीडे नहीं काउंट करनी। तो ये 10 दिन नहीं है, ये 10 वर्किंग डेज है। यानी कि आपके पास 10 वो दिनों का मार्जिन है जिस वक्त बैंक ओपन है, जिस वक्त आप ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर सकते हैं। तो जब भी आप डिविडेंड देंगे आप डिक्लेरेशन के 10 वर्किंग डेज के अंदर देंगे। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, लॉ को बहुत जोर का गुस्सा आएगा और लॉ पागल हो जाएगा। लॉ कहेगा कि यार ये कौन सी कंपनी है, लोगों से वादा करके पैसे नहीं दिए, ऐसे घटिया लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। फिर कहेंगे कौन है कंपनी का बड़ा, कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव। वो कहेंगे चलो थाने ले चलो इसे। अब उन्होंने भी सोचा कि अगर वो सिर्फ जुर्माना रख देते तो कंपनी जुर्माना दे देती और चीफ एग्जीक्यूटिव को कभी टेंशन ही ना होती, और लोग अक्सर ये ऑफेंस कर देते। तो उसने सजा ये रखी है कि मिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव को पेनल्टी पड़ेगी, मिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव को हवालात ले जाएंगे, और मिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव 5 साल तक किसी और कंपनी का ना चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है ना डायरेक्टर बन सकता है। तो लॉ जब भी कोई रूल लेके आता है और उसको अप्लाई करता है तो लोग उसको इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन जब उसको मेन जो प्लेयर होता है उसी के ऊपर लगा देते हैं। अब सियासी जमात के ऊपर जो मर्जी रूल हो लोग उसको सीरियस नहीं लेते, लेकिन अगर एक ऐसा मसला हो कि अगर सियासी जमात ऐसे करेगी तो उनका हेड अंदर हो जाएगा, तो फिर वो लोग बड़े पक्के हो जाएंगे कि यार ये वाला रूल हमने लाजमी फॉलो करना है, इसमें सीधा सीधा हेड अंदर हो जाता है। टिपिकल एग्जांपल लाहौर की, लाहौर और शादी हॉल। एक नया रूल पूरे पाकिस्तान में आया है कि जी शादी हॉलों को चाहिए कि रात 10 बजे बंद हो जाए। लाहौर वाले उसे बहुत पक्का ले गए। शादी हॉल वालों को मुसीबत पड़ी हुई होती थी जी, बारातें ही रात 1:30 बजे पहुंच रही हैं, फिर जनाब सुबह 4 बजे के करीब रुखसती हो रही है, उनकी बिजली सारा कुछ चल रहा है और एक फिक्स डिफाइंड रेट उन्होंने एग्री किया हुआ होता था कि हाँ भाई आप इतने पैसे दे दें। तो जब गवर्नमेंट ने कहा कि जी इससे बहुत मसले होते हैं, रात देर तक होने वाली बारातों के बाद फिर जो है वो डकैतियां बहुत होती हैं, बड़े इस तरह से मसले होते हैं, तो 10 बजे बारात चली जाए या 10 बजे शादी हॉल बंद हो जाए। शादी हॉल ने सोचा इसमें हमारा फायदा ही है। उन्होंने कहा कि जी कानून बड़ा सख्त आ गया, अब हमें इसको बंद करना पड़ेगा। तो फिर जो शादी करवा रहे होते थे उन्होंने पूछा हाँ भी इस पे पेनल्टी कितनी, उन्होंने कहा गवर्नमेंट हमें 10,000 रुपए की पेनल्टी चार्ज करती है। उन्होंने कहा ये 10,000 पकड़े, बारात रात 1:30 बजे ही आएगी, टेंशन ही कोई नहीं होती थी। गवर्नमेंट ने पेनल्टी बढ़ाई 50,000 की, लाख रुपए कर दी। जहां शादियों पे इतने लाख लग रहे हैं, एक और लाख सही। फिर उन्होंने एक ऐसी सजा रखी कि उसके बाद अब सारी बारातें टाइम पे वापस चली जाती हैं। उन्होंने कहा दूल्हे को एक रात के लिए हवालात में डाल देंगे। अब बारात के दिन दूल्हा पहुंचा, निकाह हुआ, खातून घर चली गई और दूल्हा जेल चला गया। अब वो इतना कुछ तड़पेगा ना कि यार ये क्या मजाक है, मतलब मैं तो मैन ऑफ द मैच था, मैं तो मेरी शादी हो रही थी, तुमने मुझे उठा के जेल में डाल दिया। तो दूल्हे को के बाप को भी जेल में डाल देते ना, तो दूल्हा कहता चलो ठीक है मैं कल वकील ढूंढूंगा, अब्बा को कल छुड़वा लूंगा। अब जब दूल्हा खुद जाएगा ना, तो दूल्हा ने जनाब 9:30 बजे होने और उसने कहा ना उठो निकलने वाली करो, बहुत हो गई तस्वीरें, ठीक है जी वो चाचा जी आप थोड़ा लेट आए हैं, आप तस्वीर बाद में खिंचवा लीजिएगा, भाईजान निकलना है, ये मुझे जेल डाल देंगे। तो यही हरकत की कंपनी लॉ ने चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ कि अगर कंपनी में जितना मर्जी पेनल्टी फाइन रख देते तो इनको इतना एहसास ना होता। उन्होंने कह दिया जो कंपनी का ऑल इन ऑल हेड है चीफ एग्जीक्यूटिव, उसको फाइन होगा, उसको जेल डाल देंगे, उसके ऊपर मुख्तलिफ पाबंदियां होंगी, जिसकी वजह से अब कंपनियां सुधर चुकी हैं। तो डिले इन पेमेंट अगर उन दिनों से ज्यादा हो, 10 दिनों से 10 वर्किंग डेज से ज्यादा आपने लेट कर दिया पेमेंट करते वक्त, तो अब ये जुमला लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ये वाला जुमला खत्म हो चुका है, आपके पास सही जुमला लिखा हुआ है। चीफ एग्जीक्यूटिव को फाइन हो जाएगा 5 मिलियन तक का, कैद हो जाएगी 2 मिलियन तक की, 2 ईयर्स तक की, और इनएलिजिबल हो जाएगा 5 साल के लिए, तक नहीं कह रहा के लिए। तो 5 मिलियन तक फाइन का मतलब है कि ऑफेंस पे डिपेंड करता है, हो सकता है कम फाइन कर दें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फाइन कितना करेंगे 50 लाख, ज्यादा से ज्यादा कैद कितनी होगी 2 साल। ये दोनों काम तो होंगे ही होंगे।
5 साल, पूरे 5 साल के लिए वो बैन हो जाएगा, वो किसी कंपनी का डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं लग सकेगा। यहाँ जुमला लिखा हुआ है एनी वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग, ये जुमला अब खत्म हो गया है। पहले इनमें से कोई एक ऑप्शन होती थी, अब ये दोनों की दोनों प्लस ही, अब तीनों ऑप्शंस हैं। तो जिसको याद रखने के लिए हम फिर एक फार्मूला बनाते हैं 5 to 5। जैसे 1 to 5 एक मोटरसाइकिल का ब्रांड है मशहूर, तो बॉयज के लिए याद रखना थोड़ा इजी हो जाता है 5 to 5। और एक मशहूर गुटखा भी है, ये कराची वालों को याद करने के लिए कि कराची वाले अगर सुन रहे हो तो 5 to 5 वहां का एक बड़ा फेमस गुटखा का ब्रांड है। तो 5 to 5 आपका, तो 5 for 5 million, 2 for 2 साल और 5 for 5 साल का बैन। तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव को ये सजा हो जाएगी। अब क्या चीफ एग्जीक्यूटिव अपने आप को बचा सकता है, क्या अपने दिफा में कुछ कर सकता है? अगर तो लोगों को नहीं मिला डिविडेंड, एक भी बंदे को 1 रुपए का डिविडेंड भी शॉर्ट मिला, तो चीफ एग्जीक्यूटिव को सजा हो जाएगी। अब लॉ इतना भी जालिम नहीं है, लॉ ने कुछ गुंजाइशें निकाली हैं। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेरेशन के 45 दिनों में, वर्किंग नहीं 45 लगातार दिनों में एससीसीपी को साबित कर देता है कि कुछ जेन्युइन एक्सक्यूज थे, मजबूरी थी, इसलिए डिविडेंड नहीं पहुंचा, तो वो बच जाएगा। कौन सी मजबूरी? 5-6 सिचुएशंस कंपनी लॉ ने डिफाइन की है। इफ डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोई लॉ का निफाज था जी, हम तो पेमेंट देने लगे थे, हमारा डाकिया शहर में एंटर हुआ, पता लगा शहर में खंदकें खुदी हुई हैं, केपीके ने पंजाब पे हमला कर दिया, दफा 144 और दफा पता कौन कौन सी लॉन्च हुई है, और इस वक्त गवर्नमेंट ने किसी भी बंदे को इस शहर में दाखिल होने से रोक दिया है। तो कानून का निफाज था, हम इसलिए डिविडेंड नहीं दे सके। जिसको डिविडेंड देना था उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, कोर्ट ने कह दिया खबरदार इसके अकाउंट में कोई पैसे ना डाले। तो अगर आपकी कोई इतनी जेन्युइन रीजन हो कि एक बंदे को आप किसी लॉ की वजह से डिविडेंड नहीं दे सके, तो ओके। दूसरा, शेयर होल्डर ने अजीबोगरीब सी इंस्ट्रक्शन दे दी थी, भाई डिविडेंड कैसे पहुंचना चाहिए, बैंक ट्रांसफर या क्रॉस चेक वगैरह आ जाए। अब वो उसने कहा जी मैं घर वालों से छुप के शेयर्स खरीदे थे, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे कि जाओ एसबीआई में एडमिशन ले लो, वो मैंने किसी और से पोर्टल ले लिया था, और जो है वो मैंने पैसे बचा लिए, वो पैसे मैंने लगा दिए कि इन्वेस्टमेंट में। अब मेरे घर अगर खत आया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो एक काम करना, डिविडेंड के जितने भी रुपए बनते हैं या वो खत, मेरे घर से तकरीबन 10 घर के फासले पे एक किराने की दुकान है, उसके बाहर वासा वालों का, वासा नहीं ये कौन सी है ये, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट, LWMC, इसका वो ड्रम रखा हुआ होगा, उस ड्रम के पीछे काले रंग का एक शॉपर रखा होगा, उस शॉपर में खत डालना और खामोशी से चले जाना रात 11 बजे के वक्त, तो मैं वहां से आके वो खत उठा लूंगा। अब ये उसने एक नॉन ट्रेडिशनल डायरेक्शन दी है। अगर आप शेयर होल्डर को नॉर्मल तरीके से भेज रहे हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर शेयर होल्डर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं और वो इंस्ट्रक्शन या तो फॉलो हो पाई नहीं या हो सकती नहीं, और अब अगर उसको डिविडेंड ना मिले तो फिर कंपनी का कसूर नहीं है। इफ शेयर होल्डर गिवन इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड सच इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी फॉलोड। अब चीफ एग्जीक्यूटिव का कोई कसूर नहीं है कि वो नहीं चाह रहा था कि वो इस तरह से जनाब रात 11 बजे मशकूक तरीके से काले शॉपर के अंदर जो है वो उस बंदे को पैसे पहुंचाए जाए। तो अगर इंस्ट्रक्शन दी और फॉलो नहीं हुई तो फिर अब वो कंपनी की बचत हो गई है। There is a dispute regarding the right to receive dividend. डिस्प्यूट है, कंपनी वालों को पता है कि ये एक बाप के शेयर 3 भाइयों के नाम पे ट्रांसफर हो गए और तीनों में झगड़ा है। एक कहता है मेरे नाम पे बाप ट्रांसफर करके गया था, बाकी 2 कहते हैं नहीं वसीयत देख लो उसमें कुछ और लिखा है, वो कहता है वसीयत पे तो तुमने जबरदस्ती अंगूठे लगवाए थे। अब झगड़ा चल रहा है और समझ ही नहीं आ रहा ये शेयर इन 3 में से किसके हैं, तो डिविडेंड इन 3 में से किसको दिया जाए ये भी अभी कंफ्यूजन है। तो कंपनी वाले चाहे तो होल्ड कर लें, ऐसा ना हो कि वो लोग पहले ही लड़ रहे हैं ऊपर से आप कहें लो जी 5-6 लाख डिविडेंड भी आ गया, वो और लड़ना शुरू हो जाए। तो अगर डिविडेंड रिसीव करने के राइट में कोई कंफ्यूजन है या कन्फ्लिक्ट है तो फिर आप डिविडेंड होल्ड कर सकते हैं। अगर उस शेयर होल्डर से कोई अमाउंट रिकवरेबल थी और कंपनी ने उसके बदले उसका डिविडेंड उतना रोक लिया, कंपनी को इजाजत है। एक बंदे ने कंपनी से कहा था मुझे मेमोरेंडम की कॉपी दे दें, याद है पिछले चैप्टर ने कहा था कि आप थोड़े से पैसे देके कॉपी ले सकते हैं, और पैसे दिए बगैर चला गया। कंपनी ने उसका नोट कर लिया कि इसने हमें 200 रुपए देने हैं। जब डिविडेंड का वक्त आया तो कंपनी ने जब उस बंदे का डिविडेंड कैलकुलेट किया तो बना 195 रुपए। तो उन्होंने फिर उसको कहा कि भाईजान आपका डिविडेंड हमने होल्ड कर लिया है, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा।
तो वो अदालत जाके ही नहीं कहेगा जी चीफ एग्जीक्यूटिव को सजा दे, मेरा डिविडेंड नहीं पहुंचा। अगर एक बंदे की अमाउंट रिकवरेबल है और हमने उसको एडजस्ट कर लिया तो ये चीज अलाउड है। अब जो पॉइंट है वो साफ सुथरा करके लिखा हुआ है। पहले इस पॉइंट के अल्फाज होते थे ओरिजिनल लॉ में एनी अदर रीजन, जिसमें बंदा सर पकड़ के बैठ जाए, भाई अगर तुमने एनी रीजन बोलना था तो पीछे 4 क्यों बताई। तो वो था एनी अदर रीजन जस्ट एन इक्विटेबल, जिसपे एससीसीपी कन्विंस हो जाए कि कोई गलती नहीं हुई। भाई जिसको 50 लाख का जुर्माना होना है, जिसको 2 साल की कैद होनी है, जब वो डिविडेंड नहीं दे सका होगा तो पहुंचेगा एससीसीपी के पास, कहेगा जी माफी दे दें। 45 दिनों में ऑप्शन तो है ना माफी लेने की। वो कहेंगे रीजन 1 2 3 4, उसने कहा जी इन चारों में से कोई नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा 5वीं एक रीजन है जिसमें एससीसीपी को मुतमईन कर दो, अगर टू आवर सेटिस्फेक्शन तुमने गलत नहीं किया तो तुम बच जाओगे। तो वो फिर एक भारी सी रीजन निकालेगा पैकेट में, वो पैकेट उन्हें पकड़ाएगा, वो उस पैकेट को खोल के देखेंगे, कहेंगे यार मुनासिब है लेकिन बहुत मुनासिब रीजन नहीं है। इसे पहले से पता होगा, ये एक दूसरा पैकेट निकालेगा उन्हें दे देगा। तो अल्फाज होते थे एनी अदर रीजन जस्ट एन इक्विटेबल, तो वो कहेंगे रीजन जस्ट भी है और इक्विटेबल भी है, दोनों खसूसियात पूरी हो गई, काफी है और बहुत अच्छी है, तो वो उसको मान जाते। जब कंपनी लॉ रिवाइज हुआ तो उन्होंने कहा यार जुमले से तो फौरन से पता लग जाता है कि तो गड़बड़ हो रही है, तो उन्होंने कह दिया इफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड या नॉन पोस्टिंग ऑफ वारंट वाज नॉट ड्यू टू एनी डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ, अगर साबित कर दें कि उस बंदे को डिविडेंड का ना पहुंचना या डिविडेंड का हमारी तरफ से ना चलाया जाना, अगर साबित कर दें कि कंपनी का कसूर नहीं है, तो ये 4 ऑफिशियल रीजन है। उसके अलावा अगर आप साबित कर दें कि कंपनी बेचारी मासूम है एससीसीपी को, तो भी आपका जुर्माना बच जाएगा। फिर 6ठी रीजन के आगे नंबर नहीं लिखा हुआ, यानी कि ये 5 तो ऑफिशियल रीजन हो गए। ये ऑफिशियल रीजन नहीं है, लेकिन कंपनी डिविडेंड विथहोल्ड कर सकती है किसी भी मेंबर का अगर एससीसीपी कहे कि ये बंदा जब तक तुम्हें फलाना फलाना इंफॉर्मेशन जमा ना कराए तुमने उसको डिविडेंड नहीं देना। तो एससीसीपी ने कहा हुआ है कि जिसका एनआईसी नंबर तुम्हारे पास ना उसको डिविडेंड नहीं देना, जिसपे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं उसको डिविडेंड मत देना, जिसका नाम स्पेसिफाइड पर्सन। तो एससीसीपी कभी भी एक लंबी चौड़ी रेगुलेशन जारी कर सकती है कि इन लोगों को डिविडेंड नहीं देना, तो जिसको एससीसीपी मना कर देगा हम मना हो जाएंगे। आज की डेट में सीएनआईसी नंबर वो चीज है जो एससीसीपी ने कहा हुआ है। ये सेक्शन 2016-17 के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ था। उस वक्त इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर था और वो टैक्स का नेट बढ़ा रहा था, कोशिश कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट में आए। तो उसने फिर अगली शर्त इसमें ये प्लान की हुई थी कि पहले साल हम सीएनआईसी ना हो तो डिविडेंड नहीं देंगे, और अगले साल जिसका टैक्स नंबर नहीं बना हुआ, यानी कि जो एनटीएन नहीं है, जो टैक्स में रजिस्टर नहीं है, उसको डिविडेंड नहीं देंगे। अब दोबारा से ये पावर में आए हैं तो फिर से ये डिविडेंड कलेक्शन के लिए भी टैक्स पेयर होने और इस तरह की शर्तें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, कंपनी में आल्सो विथहेल्ड डिविडेंड ऑफ अ मेंबर वेयर ही हैज नॉट प्रोवाइडेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट, जो कि बताए थे किसने, एससीसीपी ने। तो अगर एससीसीपी कह देगा कि उसने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है, अपने टैक्स सर्टिफिकेट देना है, आपको फलाना फलाना करना है, तो फिर डिविडेंड दो वरना डिविडेंड मत देना। तो फिर जो वो कहेंगे, जैसे वो कहेंगे, हम उसका एहतराम करेंगे। ये बात समझ आई? अब सवाल वहीं से शुरू करते हैं जहां पे हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी। व्हाट इज डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन के 10 दिनों की बात क्या है? इसके लिए हमें समझना होगा डिविडेंड की 2 मशहूर किस्में, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड वो जो साल के एंड पे आता है, एजीएम वगैरह के आसपास, पूरे साल का डिविडेंड इकट्ठा। इंटरिम क्या होता है? साल के बीच में कभी भी डिविडेंड आ जाए। अब जो साल के एंड पे डिविडेंड आना है सबको पता है, तो साल के एंड पे एक बड़ी मीटिंग होती है जिसको हम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। तो फाइनल डिविडेंड उस मीटिंग में तय होगा। इस मीटिंग से पहले डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग करेंगे, कंपनी के हालात देखेंगे, उस डब्बे में रखी रकम को देखेंगे, कंपनी की सिचुएशन देखेंगे और सजेशन देंगे कि हमारा ख्याल ये है कि जो 2,80,000 है इसमें से आधा डिविडेंड दे देते हैं और आधा रिजर्व में डाल देते हैं। डायरेक्टर्स कंपनी चला रहे हैं तो वो इस पोजीशन में है कि वो समझ सकें। जो मेंबर्स हैं उनका क्या दिल करता होगा, पता नहीं कल हम हैं या नहीं है, जो आज मिल रहा हो तो वसूल करो। जो कंपनी के असासे बढ़े हैं, रिजर्व बढ़े हैं, जिसका फायदा 10 साल बाद हो, हमें क्या। तो ये इख्तियार मेंबर्स को नहीं दिया लॉ ने।
लॉ ने मेंबर्स को कहा फाइनल डिसीजन आपका है, लेकिन पहले एक डिसीजन ले लेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे एजीएम पे मेंबर्स को कि हमारी राय ये है कि डिविडेंड इतना होना चाहिए। लॉ ने कहा मेंबर्स को उनकी रिकमेंडेशन के बाद कंप्लीट फ्रीडम है, अगर उनको उनका रिकमेंड किया डिविडेंड अच्छा नहीं लगा तो उसे रिजेक्ट कर दें, अगर अच्छा नहीं लगा उसे कम कर दें, अगर अच्छा लगा है उसे अप्रूव कर दें। कंप्लीट फ्रीडम। अच्छा नहीं लगा रिजेक्ट कर दें, अच्छा लगा एक्सेप्ट करें, अच्छा नहीं लगा कम कर दें। एक चौथी बड़ी अहम ऑप्शन मिस कर दी, बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है। ये एज इट इज मान जाए या एज इट इज रिजेक्ट कर दें या कम पे मान जाए, लेकिन बढ़ा नहीं सकते। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सी फ्रीडम है जो मेंबर्स के पास है। तो अब होगा ये कि प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर्स एंड अप्रूव बाय मेंबर्स इन एजीएम। फाइनल डिविडेंड प्रपोज करेंगे डायरेक्टर्स और अप्रूव करेंगे मेंबर्स एनुअल जनरल मीटिंग में। मेंबर्स रिड्यूस कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। कैन नॉट रिजॉल्व टू इंक्रीज द अमाउंट प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर। पे होगा विद इन 10 वर्किंग डेज ऑफ डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन क्या होगी? जब मेंबर्स ने एजीएम में ओके कर दिया, वो है डेट ऑफ डिक्लेरेशन। वहां से 10 वर्किंग डेज की गिनती स्टार्ट होगी। बात समझ आई? ये है फाइनल डिविडेंड। दूसरा होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड में क्या होता है? दरमियान में कभी भी आ जाता है। अब दरमियान में हम बार बार तो मेंबर्स की मीटिंग नहीं करेंगे, तो इंटरिम डिविडेंड का रूल ये है कि डायरेक्टर्स ही इकट्ठे होंगे, डायरेक्टर्स ही अपनी मीटिंग करेंगे और डायरेक्टर ही ना सिर्फ इंटरिम डिविडेंड का डिसीजन लेंगे बल्कि उसको अनाउंस भी कर देंगे। तो जब डायरेक्टर इकट्ठे होंगे अपनी मीटिंग में और वो इंटरिम डिविडेंड को अनाउंस कर देंगे, वो दिन कहलाएगा डेट ऑफ डिक्लेरेशन। उससे पहले डिक्लेरेशन नहीं मानी जाएगी। बात समझ आई? तो एजीएम डेट ऑफ डिक्लेरेशन बनती है फाइनल डिविडेंड के केस में, और इंटरिम डिविडेंड के केस में डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या होती है? जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला कर लिया कि हाँ भाई इतना इंटरिम डिविडेंड होगा। कभी कभी इसमें एक और ट्विस्ट होता है, बुक क्लोजर। ये बुक क्लोजर क्या भला है? अगर कोई चेंजेस करवानी है, कोई प्लस माइनस करवाना है, देखिए फाइनल डिविडेंड एजीएम के आसपास आएगा। सबको पता है एजीएम से पहले लोग शेयर खरीद के बेच के अपना नाम रजिस्टर में डलवा के बैठे होंगे। जैसे डिविडेंड आएगा सबको पता लग जाएगा ये इस बंदे को मिला है। इंटरिम में अजीब सा, रात एक बंदे ने शेयर ट्रांसफर किए, अगले दिन डिविडेंड अनाउंस हो गया। अच्छा, जिसने ट्रांसफर किए हैं कंपनी के रिकॉर्ड में अभी भी उसका नाम आ रहा है, और जिसने खरीदे हैं अभी उसने रिकॉर्ड अपडेट नहीं करवाया था। जब रिकॉर्ड अपडेट करवाने गया तो कंपनी ने कहा भाई डिविडेंड तो पिछले भाई को मिलेगा, उस तारीख पे वो भाई मौजूद थे हमारे पास, तो झगड़ा हो जाएगा। तो लॉ समटाइम आपको ये ऑप्शन देता है कि आप चाहें तो साल में कई दफा अपनी बुक्स कुछ अरसे के लिए बंद कर सकते हैं। बुक क्लोजर का मतलब है आपका शेयर ट्रांसफर का जो बुक है वो बंद हो जाती है। तो कंपनी ने अगर फर्स्ट करें इंटरिम डिविडेंड अनाउंस करना है, तो इससे पहले कि झगड़े हो जाएं कि कौन शेयर का मालिक था, किसको मिले किसको ना मिले, कंपनी कम से कम 7 दिन पहले, जिस भी वक्त किताबें बंद करनी है, कम से कम 7 दिन पहले अखबार में इश्तिहार दे देती है, पब्लिकली लोगों को बता देती है कि हम अपनी बुक्स बंद करने लगे हैं। जिसने शेयर अपने नाम पे ट्रांसफर करवाने हैं इन दिनों में करवा ले। जिस दिन बुक्स बंद हो गई ट्रांसफर रुक जाएंगे। तो अगर उन्होंने कहा जी हम 28 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक बुक्स बंद कर रहे हैं, तो जिसने भी ट्रांसफर करवाना है वो 28 से पहले पहले करवा ले, क्योंकि जब बुक्स बंद हो गई तो जितने लोग आज 28 अक्टूबर की सुबह रजिस्टर में नजर आ रहे हैं उनको डिविडेंड मिलेगा। अगर 29-30 अक्टूबर को आया उसने शेयर खरीदा तो वो रजिस्टर में एंटर नहीं होगा। जब ये रजिस्टर में दोबारा से एंट्री होंगी 7 तारीख के बाद, जितने जितने लोगों ने शेयर ट्रांसफर की रिक्वेस्ट दी हुई, हम 7 से ऑनवर्ड उन सारी रिक्वेस्टों को एकोमोडेट कर लेंगे। बात समझ आई? तो बुक क्लोजर क्यों करना पड़ता है? राइट इश्यू के वक्त भी यही फड्डे होते हैं, किसको राइट मिले किसको ना मिले। शेयर्स तो हर सेकंड में, सीडीसी में तो हर सेकंड में चेंजेस हो रही होती हैं। तो कई दफा आप अनाउंस कर देते हैं बुक्स का क्लोजर, तो राइट शेयर हो, बोनस शेयर हो, इस तरह के बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस हैं जिसके लिए लॉ ने अलाउ किया हुआ है। वो कहते हैं साल में आप 30 दिन ऐसा कर सकते हैं कि बुक्स बंद कर दें। फिर कहते हैं अगर मजीद जरूरत पड़े तो उसमें और 15 दिन की एक्सटेंशन भी दे देते हैं। बुक क्लोजर के दौरान लोग एक दूसरे को शेयर बेच सकते हैं, लेकिन कंपनी अपने रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करेगी। तो डिविडेंड किनको मिलेगा?
बुक क्लोजर के डे 1 पे सुबह 9 बजे जिनका नाम रजिस्टर पे मौजूद होगा। बात समझ रहे हैं? अब आज डायरेक्टर ने मीटिंग की और डिसाइड किया इंटरिम डिविडेंड। अगर तो वो कहते हैं कि ये इंटरिम डिविडेंड है और ये जो आज मेंबर है उनको मिल जाएगा, तो डेट ऑफ डिक्लेरेशन वही डायरेक्टर्स की मीटिंग है। लेकिन अगर डायरेक्टर ये अनाउंस करें कि हमने डिविडेंड का फैसला कर लिया है और 10 दिन बाद बुक्स बंद होने वाली हैं, तो जिस दिन बुक्स बंद होंगी वो है डेट ऑफ डिक्लेरेशन, क्योंकि उस दिन जो लोग हैं आपने उनको पेमेंट करनी है। तो ये वर्ड डिक्लेरेशन अब समझ आ रहा है। इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टर प्रपोज करेंगे, पे करेंगे इंटरिम डिविडेंड बिफोर ईयर एंड, मस्ट बी पेड विद इन 10 वर्किंग डेज। और ये 10 वर्किंग डेज कहां से शुरू होंगे? डिक्लेरेशन से। और डिक्लेरेशन कौन सा दिन है? कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर फॉर दिस पर्पस। अगर बुक्स क्लोज हो रही हैं तो उसकी कमेंसमेंट का दिन, नहीं तो इफ बुक्स वर नॉट क्लोज डायरेक्टर मीटिंग। तो इसका मतलब ये है कि जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन है ना, जहां से 10 वर्किंग डेज में पेमेंट करनी होती है, ये 3 है। फाइनल डिविडेंड के केस में डेट ऑफ एजीएम इज इक्वल टू डेट ऑफ डिक्लेरेशन। इंटरिम डिविडेंड विदाउट बुक क्लोजर डेट मीटिंग। इंटरिम डिविडेंड विद बुक क्लोजर कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर, जिस दिन बुक क्लोजर स्टार्ट हो रहा है वहां से ये गिनती होगी। और लिस्टेड कंपनी को उन्होंने कहा है कि भाई आपने फिर अगर बुक क्लोजर की अनाउंसमेंट करनी है तो फिर आपने 15 दिनों के अंदर अंदर बुक क्लोजर स्टार्ट भी कर देना है। ऐसा ना हो कि आप कहें हम जब बुक्स बंद करेंगे तब देखी जाएगी। तो ये एक छोटा सा टाइमलाइन उन्होंने बताया है, जो डिविडेंड का टाइमलाइन नहीं है, बुक्स क्लोजर का टाइमलाइन है। तो बुक क्लोजर की डिस्क्रिप्शन और उसका एक सेक्शन किताब ने हमारे पास यहाँ पे पेश कर दिया। बुक क्लोजर किसे कहते हैं? क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स या डिबेंचर होल्डर्स means a time period during which a company will not handle request to transfer shares या डिबेंचर। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें कंपनी शेयर ट्रांसफर की रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं करेगी। दिस इज डन टू आइडेंटिफाई कट ऑफ। इसलिए किया जाता है कि कट लगा दें कि यहां से पीछे वाले और यहां से आगे वाले। डेट फॉर डिटरमाइनिंग विच मेंबर्स या डिबेंचर होल्डर विल रिसीव नोटिस या डिविडेंड या जो भी काम करने जा रहे हैं आप। कंपनी बाय गिविंग 7 डेज नोटिस बुक क्लोजर कर सकती है। ये क्लोज करेगी किसी भी दिन साल भर में 30 दिन तक। ऐसा टाइम हो सकता है जब आपने बुक्स क्लोज की हो। तो साल में 3-4 दफा आपने 8-8, 9-9 दिन के लिए बुक्स बंद की। टोटल बुक क्लोजर 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन एससीसीपी कंपनी की एप्लीकेशन पे 30 दिन में फर्दर 15 दिन की एक्सटेंशन भी कर सकता है। लिस्टेड कंपनी के लिए आपने ये जो बुक क्लोजर का नोटिस है, एक उर्दू और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी ऐड चलाना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो लेवल 2 पेनल्टी होगी। अभी तक ज्यादातर हमें लेवल 1 नजर आ रही थी, लेकिन डिविडेंड को लेके या इन चीजों को लेके लॉ जरा थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, तो लेवल 2 पेनल्टी है। तो ये थे 2 क्यूट से प्यारे से चैप्टर्स, लॉजिकल से हैं, इसलिए 2 जोड़े हुए थे कि 5 में पता था कि 5 में सारी पुरानी बातें, 1-2 नई बातें हैं। 9 साइज में 5 से छोटा है, लेकिन इसमें छोटी छोटी सी बहुत सारी बातें हैं। हर लाइन कीमती और तकरीबन हर लाइन से सवाल भी आए हुए हैं। फिर भी आई कैप का जो ज्यादा पसंदीदा पोर्शन है वो डिविडेंड का पेमेंट ना होने पे जो पेनल्टी है और वो जो बहाने हैं, वो जो 5-6 रीजंस हैं, ये आई कैप को सबसे ज्यादा पसंद है। तो इस चैप्टर में भी इंफरादी तौर पे जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज पेमेंट ना होने पे जो पेनल्टी पड़ी और जो उसके जो एक्सक्यूजेज हैं वो उन्होंने ज्यादा दफा पूछे हुए हैं। चैप्टर 9-11 का एक पूरा पोर्शन है 15 से 20 नंबर का। तो ऐसे में 11 बड़ा चैप्टर है, बड़े से मुराद दरमियाना चैप्टर, और 9 बड़ा छोटा सा चैप्टर है। तो ये 2 सफे का चैप्टर तैयार करने से आपकी एक बड़ी अच्छी ग्रिप बन जाती है इस वाले जोन पे। डन। तो फिर अब 9-11 में से जो 11 है, जो थोड़ा दरमियाना थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, उसके लिए एक पूरा दिन होगा हमारे पास इंशाल्लाह ताला। कल उसको देखेंगे। तो जो इस वीक की हमारी क्लासेस हैं वो क्लोज हो जाएंगी और हम तकरीबन 40% के आसपास चीजों को कवर कर चुके होंगे। फिर हम बाकी ग्रेड पार्ट डालेंगे। चैप्टर 6 अभी इस ग्रेड का रहता है, 1 to 5, 6 एक ग्रेड थी और 9-11 दूसरी ग्रेड थी। तो हमने 1 to 5 कर लिया है, 6 रहता है। इसी तरह से 9 कर लिया है, कल 11 हो जाएगा। तो बीच में अगर संडे का ऑफ ना वो करना होता तो हम पहले वो जोन कवर कर लेते, लेकिन वही वाली बात है, मौलफातुल कुलूब के ताजा आप आए हैं तो ऐसा ना हो कि एकदम से बहुत ज्यादा लोड हो जाए। तो पहली दफा 4-5 दिन गुजारने के बाद आपको एक संडे मिल जाए, अगला संडे हम लोगों ने ऑन रखा हुआ है इंशाल्लाह। तब तक आप लोगों के अज़म, हौसले, हिम्मत, जज्बे जवान रहेंगे। ठीक है जी। तो अब आप लोग पढ़ के आए, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।